अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो है जी बायोडाइवर्सिटी। न्यू सिलेबस है 2025 की, जो न्यू बुक अपडेट हुई हुई है बायोलॉजी की 9th क्लास की, ठीक है। तो उससे जो है हम ये लेक्चर्स आपके देख रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है जी बायोडाइवर्सिटी। अब हम अपने टॉपिक तक जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब बता दूँ। बायो का स्टूडेंट मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है, यानी लाइफ के अंदर जो वैरायटी है, ठीक है। अब हम देखें कि मतलब हमारे प्लेनेट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी इनकी जो है वो स्पीशीज़ हैं, टाइप्स हैं अपनी अपनी, ठीक है, हर एक ख़ास किस्म के जानवर की, ठीक है। तो हम इसमें जो है लाइफ की जो वैरायटी है कि लाइफ कहाँ कहाँ पे किस किस शक्ल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसी एक खास एरिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो उनकी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। जो जी सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इन अ पर्टिकुलर एरिया की, किसी भी खास एरिया के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म की वैरायटी चेक करते हैं कि जी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है किसी एक खास एरिया के अंदर, ठीक है। वो उस इलाके की क्या कहलाएगी? बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। बायोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के कहते हैं कि डिफरेंट तरीके होते हैं, बट मैनी फोकस ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड वेरिएशन विद ईच काइंड, ठीक है। कहता है कि लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम नंबर के थ्रू फोकस करते हैं, ठीक है, यानी उनको काउंट किया जाता है, और उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, यानी उनकी जो सब टाइप्स हैं, ठीक है, उनके मतलब जो है ना उनमें चेंजेस देखी जाती हैं, ठीक है, कि किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसी बिना पे हम जो है बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट हैव नेम्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहता है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है, नेमिंग की हुई है ऑलमोस्ट 2 मिलियन किस्म के ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, यानी उनकी बायोडाइवर्सिटी उन्होंने पढ़ी हुई है, देखी हुई है, उसको जो है वो नेम किया है, उसको क्लासीफाई किया है। हाउएवर दे एस्टिमेट दैट टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज मच ग्रेटर। कहता है कि लेकिन साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया कि जो टोटल काइंड है ऑर्गेनिजम्स की इस ज़मीन के ऊपर इज मच ग्रेटर, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में यानी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। आगे कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। कहता है कि बायोडाइवर्सिटी हर जगह एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, यानी कि मतलब एक एरिया के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर उनकी तादाद जैसे 100 है तो किसी दूसरे एरिया के अंदर भी 100 होगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड द सॉइल टाइप। कहता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है किसी भी प्लेस की, वहाँ के क्लाइमेट के लिहाज से, के ऑर्गेनिज्म के लिहाज से ये सूटेबल जगह है ये नहीं है, एल्टीट्यूड यानी इलाके की जो है वो वो सतह समंदर से कितनी बुलंदी पे है, ठीक है, सॉइल टाइप, ठीक है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। एंड टॉपिकल रीजन हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन द पोलर रीजन, ठीक है। कहते हैं जो टॉपिकल रीजन है, टॉपिकल रीजन का मतलब क्या है कि जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, जो ठंडे इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। आपने जैसे देखा होगा जो पहाड़ी एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे इलाकों में जो है वो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। देन द पोलर रीजन के कंपैरेटिवली, पोलर रीजन कौन से इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, ज़्यादातर जो है ना साल में बर्फबारी रहती है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी ठंड ज़्यादा होती है, तो ऐसे एरिया में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर टॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो है मौसम अच्छा होता है, वेदर अच्छा होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसकी अहमियत क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी एसेंशियल सर्विस फॉर ह्यूमन एंड द प्लानट, ठीक है। कहता है कि ये हमारे इंसानों के लिए भी और ये ज़मीन के लिए भी, यानी प्लानट के लिए भी, कहता है कि बहुत सारी खिदमात ये सरंजाम देती हैं ऑर्गेनिजम्स की वराइटीज़, ठीक है। हेयर आर सम की इंपॉर्टेंट या बेनिफिट और बायोडाइवर्सिटी, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले है जी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी वैरायटी होने की वजह से, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होने की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है कि हमारे ये जो हमारा जो सराउंडिंग है, ठीक है, जो आप कह लें कि जो खला है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, कहते हैं कि वो मेंटेन है, स्टेबल है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर जो है वो तवाजुन कायम रहता है, बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बहुत सारे साइकिल्स जो है ना हमारे एटमोसफेयर में, हमारे इकोसिस्टम के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं, जैसे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, ये सारे के सारे साइकिल, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी ज़मीन की मतलब उसके बका में, ठीक है, उसके वजूद में इन साइकिल्स का बहुत रोल है। अगर ये जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाएँ तो ज़मीन का वजूद, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैराइटीज़ हैं, ठीक है, इन सिस्टम्स को, इन साइकिल्स को जो है मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, ठीक है।
उसके बाद है क्लाइमेट रेगुलेशन आ जाता है। क्लाइमेट रेगुलेशन में कहता है कि प्लांट एंड द एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पिंग टू रेगुलेट द क्लाइमेट। अब स्टूडेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एक इस तरह का केमिकल है, एक इस तरह की गैस है जो कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। इसका जैसे जैसे लेवल ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे मिसाइल पैदा होंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे और इश्यूज जो हैं ज़मीन के ऊपर डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट हैं और जो एल्गी हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ का टेम्परेचर कम होता है और क्लाइमेट जो है यहाँ का बेहतर होता है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटीरियल एंड फ्यूल, ठीक है। कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक वास्ट अरे ऑफ सोर्स है, ठीक है। एक मतलब एक वास्ट का मतलब क्या, बहुत बड़ा, ठीक है। अरे ऑफ सोर्स है, जरिया है, ठीक है, किस चीज़ का, फूड का, मेडिसिन का, ठीक है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल यानी घर बनाने का, या एंड फ्यूल और फ्यूल का, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, बायोडाइवर्सिटी की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इंसान की और जो बाकी ज़रूरियात हैं, इंसान का खाना पीना रहना या बाकी ऑर्गेनिज्म है उनका खाना पीना रहना जो है इस जो है बायोडाइवर्सिटी की वजह से पूरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे है जी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती है यानी माशियात को सपोर्ट करती हैं, न्यूमरस इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट सब्जियों को, क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह को लेते हैं, टूरिज्म है, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं। मेडिसन यानी फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या कि मेडिसिन बनाने की जो फील्ड है, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल के अंदर आ जाती है। टूरिज्म का ये है कि अगर आपका एरिया खूबसूरत होगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी तो टूरिज्म होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और वो जो है इकोनॉमिकली जो है ना फ़ायदा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड पे देखें, ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, कहता है कि यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड May 22 एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। कहते हैं कि जो है यूनाइटेड नेशन ने जस्ट 22 मई को जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है, ताकि हमारा क्लाइमेट, हमारा इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, हमारी जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन रहें। इससे जो है ना सिर्फ इंसान बाकी जो बल्कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी, उनके सर्वाइवल में भी जो है एक एक अहम किरदार है। कहें कि आप ये भी कह सकते हैं कि इनके बगैर, बायोडाइवर्सिटी के बगैर जो हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो ह्यूमन है, इनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अगर ये डिस्टर्ब होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी क्लासिफिकेशन। तो कहता है कि बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब जो है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया। आउट ऑफ दिस 0.5 मिलियन आर काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कहता है कि टोटल कितनी है, 2 मिलियन स्पीशीज हैं, ठीक है, जिसमें से 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स है और 1.5 मिलियन जो है वो दूसरे तरह के एनिमल हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड। कहते हैं कि मतलब बहुत छोटी सी परसेंटेज है विच लिव ऑन अर्थ, जो कि ज़मीन के ऊपर रहती है। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड 1000 ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि हर साल जो है ना हज़ारों की तादाद में न्यू ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं एंड दे आर चैलेंज टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज ऑफ सच डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये उनके लिए एक चैलेंज होता है कि जो उनका एक क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है, ठीक है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को, तो वहाँ पे उनको उस क्लासिफिकेशन के अंदर सेट करना, ठीक है, उनको एडजस्ट करना जो है उनके लिए मुश्किल होता है, एक चैलेंज होता है। तो क्लासिफिकेशन आपको देखें स्टूडेंट, आपको पता है कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं कि जब भी कोई भी हमारे पास चीज़ है, ठीक है, जिसे आप क्लासीफाई कर रहे हैं, अगर वो बहुत बड़ी तादाद में है तो अगर हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं तो उनकी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है, हम कम वक्त में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक एक ऑर्गेनिज्म को अगर सेपरेटली स्टडी करेंगे तो आप बहुत टाइम लगा देंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जिनकी सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक कैटेगरी में रखते हैं, जो डिफरेंट हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके साथ आप वो जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके विंग्स होते हैं, जब आप ये पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये कि दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। तो वरना अगर आप सेपरेटली पढ़ें तो आपको फिर हर एक के लिए सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो है जितने भी बर्ड्स हैं उनके जो है वो विंग्स होते हैं। आगे कहता है टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब कहते हैं कि लार्ज कलेक्शन जो है इस तरह की ऑर्गेनिजम्स की, इनको स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। तो बायोलॉजिस्ट इनको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं।
क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज फाउंड इन देम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर, ठीक है, जो उनके अंदर चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है, ठीक है। द मेन ऑफ एम ऑफ क्लासिफिकेशन आर, तो मेन मकसद है इसका वो क्या होता है कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करना, एंड डिफरेंसेस, और जो उनके अंदर फ़र्क है अमंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि इनको आसानी से स्टडी किया जा सके, कम वक्त में ज़्यादा स्टडी की जा सकती है। उसके बाद है जी टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में हमें एवोल्यूशन का एक रिलेशनशिप जो है वो मिल जाता है। एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि पास्ट में जो है वो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से थे, अब एक मॉडिफाइड एडवांस फॉर्म में आए हैं तो किस तरह से है, या कोई 100 सालों करोड़ों सालों पहले जो थे, ठीक है, ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म किस तरह के थे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, और जो करंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी बॉडी अब कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उनके अंदर एडवांसमेंट आई है, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशन का हमें रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में पता लग जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सम ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर या सब ग्रुप्स के अंदर, उनके अंदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल यानी कि जो दिखाई देती हैं, ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो सिमिलर हैं। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स, ठीक कहते हैं कि रिसेंट टाइम्स में जो है जब क्लासीफाई करते हैं तो इनकी जेनेटिक्स को भी मद्देनजर रखा जाता है, यानी इनके जीन्स को भी देखा जाता है। दे फाइंड द जेनेटिक्स सिमिलैरिटीज, इनके अंदर जेनेटिक सिमिलैरिटीज भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। देन दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो फिर इन चीज़ों को जब हम जान जाते हैं, ठीक है, इनकी जेनेटिक्स को देख लेते हैं, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, तो फिर हम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के फायदे, ठीक है। क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर, ठीक है, कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो अलाउ करती है बायोलॉजिस्ट को कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा रख दिया जाए, मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, फिर इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी पहचान करना आसान हो जाता है, एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी जो खसूसियात हैं उनको अंडरस्टैंड करना, समझना, पढ़ना आसान हो जाता है। रिलेशनशिप एंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनके दरमियान में जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, उनकी इर्तिका की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमें आसानी से पता लग जाती है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो हमें अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डाइवर्सिटी है, वास्ट डाइवर्सिटी है, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की वजह से हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि ढांचा मिल जाता है, जिसकी वजह से हम स्टडी भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है ना, उनको हम आसानी से स्टडी कर लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि भाई इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमें उनके अंदर डिफरेंस भी पता लग जाता है। इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में आपस में इनके ताल्लुकात किस तरह के हैं ये पता लग जाता है। इट हेल्प अस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, इनकी मदद से हम जो है वो न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इसमें भी हम इनके एवोल्यूशन को देखेंगे, इनके जेनेटिक्स को देखेंगे कि इनके पास्ट के अंदर जो है इनका आपस में कोई रिलेशन था, या ये जो है किसी एक स्पीशी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है, यानी बायोलॉजिस्ट जिस लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर वो जब इसको स्टडी करते हैं तो वो सबके लिए एक कॉमनली हो जाती है, ठीक है। इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो फिर दुनिया में कहीं पे भी साइंटिस्ट हो, ठीक है, तो आप उनके साथ इस लैंग्वेज में आसानी से बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किस ग्रुप में है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिर हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर जो है इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
उसके बाद कहता है कि ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो कहता है कि जो क्लासिफिकेशन है ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी समझ के लिए ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जो कुदरती दुनिया है, एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना यानी उसको बचाव करना और उसको मैनेज करने के लिए भी जो है क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।